सी रोबोटिक सर्जरीज एक प्रेसिशन की बात होती है, लेकिन द मैन बिहाइंड द रोबो इज स्टिल द मैन इन कंटेंशन। हम लोग यहाँ पर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में एक डोमेन बेस्ड अप्रोच करते हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम उन पेशेंट्स में उनका डर निकालते हैं, और उसके लिए हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, सब लोगों को ऐसा एक ट्रेनिंग मिलता है कि वो सब लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कैंसर भी एक आम डिजीज है। तो आज एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट सिर्फ बॉम्बे में मौजूद नहीं है, एक हमारा 100 बेड का अस्पताल इंदौर में है, 150 बेड का भुवनेश्वर में है, हमने कोलकाता में ज़मीन ले ली है, श्रीनगर का एक हॉस्पिटल एक्वायर कर लिया है, और हम बहुत सारी और जगह पे जा रहे हैं, जैसे पुणे हो गया, विरार हो गया, सूरत हो गया। ये सब हमारे रडार पे है। कैंसर को शरीर से निकाल के फेंक दो तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, और उसके बाद रेडिएशन देना पड़ता है या कीमो देना पड़ता है। तो वो एक प्रणाली है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, मैं माधवी वाडकर भारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बातों बातों में हम हमेशा बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं और हेल्थ रिलेटेड बहुत से प्रश्न भी पूछते हैं। तो आज की इस बातों बातों श्रृंखला में हम आए हैं कंबाला हिल हॉस्पिटल, एशियन कैंसर सेंटर कंबाला हिल हॉस्पिटल, और आज हमारे साथ है ग्रुप सीईओ ऑफ एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट कंबाला हिल हॉस्पिटल के ग्रुप सीईओ डॉक्टर राहुल बाजपेयी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बातचीत शुरुआत करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि आपका जीवन काल कैसे था, यानी बॉर्न एंड बॉटम आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन और आपके करियर की शुरुआत। आई पर्सनली बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। आई हैव बीन बोर्न देयर। पहले मेरे 25 साल जिंदगी के वहीं पर गुजरे हैं, और आज भी मैं लखनऊ से काफी जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैं बेसिक स्कूलिंग वगैरह करके लखनऊ से देन आई मूव टू Amity Business School in Noida. From there, I came back to Delhi and started my journey of professional life. Went to Berkeley, University of California, for a degree from Berkeley, and then after that, I completed my PhD also in healthcare. Okay. So all that has been done, and I've been moving across. कई सारे जगहों पर गया हूँ, कई सारी जगहों पे काम किया है, और इस तरह करके आज एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। सो आई थिंक वी एंड व्यूअर्स भी बहुत प्राउड होंगे, क्योंकि जब ऐसे डॉक्टर्स रहते हैं कि जो इतने एजुकेशन और नॉलेज रह के रहते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सो मैं आऊंगी एशियन कैंसर केयर इंस्टीट्यूट पे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मुझे कंबाला हिल हॉस्पिटल पता है, बट अभी ये कंबाला हिल हॉस्पिटल एशियन कैंसर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको दो चीजें। एक तो कंबाला हिल हॉस्पिटल, जो कि 1943 में पहली बार बना था। 1944 में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी यहाँ पर बॉर्न हुए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई होंगी यहाँ पर, काफ़ी धूमधाम रही होगी, राजीव गांधी जी का बर्थ हुआ होगा, और ये 1973 तक एक गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल था। 73 में इसकी बागडोर संभाली डॉक्टर KR शेट्टी ने। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने 2017 तक उसको चलाया। उसके बाद 2019 में एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर लिया, और हमारे चेयरमैन डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी ने इसको अपने बागडोर में संभाला, और उसके बाद उन्होंने उसको कैंसर का एक उच्च कोटि का हॉस्पिटल बनाया। तो आज की डेट में हम यहाँ पर कैंसर की चीज़ें, कैंसर की प्रणाली और कार्डियोलॉजी और नी रिप्लेसमेंट, ये हमारी 3 सुविधाएं हैं जो हम यहाँ पर लोगों को, पेशेंट्स को पर्याप्त कराते हैं। जब कैंसर ये वर्ड आता है ना, तो बहुत डर लगता है, और उसे मैनेज करना बीइंग इन हॉस्पिटल ऑल्सो या इन इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑल्सो बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, एज अ बेस्ट कैंसर अवार्ड भी मिला है आपको। तो इस हॉस्पिटल को तो क्या कहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल है, और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज कैंसर को जिसको भी होता है, उसके मन में डर पहले बैठ जाता है, और हम लोग और हमारे सारे डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है, वो सबसे पहले उस कैंसर के डर को निकालना चाहती है। और हम चाहते हैं कि कैंसर का कोई भी मरीज आज अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको नॉर्मल डायबिटीज़ या नॉर्मल हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी जैसे ही ट्रीट करें। तो सबसे पहले हम उन पेशेंट्स में उनका डर निकालते हैं, और उसके लिए हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, सब लोगों को ऐसा एक ट्रेनिंग मिलता है कि वो सब लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कैंसर भी एक आम डिजीज है। दूसरी बात आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज कैंसर की डिजीज अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसमें चांसेस ऑफ
ट्रीटमेंट बहुत अच्छे होते हैं। चांस मतलब हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर हो। सो ये सब अर्ली स्टेजेस कैंसर अगर आते हैं हॉस्पिटल में, तो हमने देखा है कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो आज भी 20-20, 25-25, 30-30 साल के बावजूद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो वो जो डर है वो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मीडिया के थ्रू निकालना है पेशेंट्स के दिमाग से। सर, अगर वर्क मैनेजमेंट पूछा जाए इन इंस्टीट्यूट का, तो ये वर्क मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो होता है कि कैंसर में आपको बहुत सारे लोगों की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। आपके हॉस्पिटल में एक ट्यूमर बोर्ड होता है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का वर्टिकल होता है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी का वर्टिकल होता है, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का वर्टिकल होता है और एक डायग्नोस्टिक्स टीम होती है। ये चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैंसर कहाँ पर है, उसका स्टेजिंग करना पड़ता है और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि गाइडलाइंस होती हैं जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए कि उसका उपचार कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है और इसके लिए हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग यहाँ पर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में एक डोमेन बेस्ड अप्रोच करते हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, आज हम उनकी बात करते हैं, तो वो लंग के स्पेशलिस्ट हैं और थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज के लिए उनका वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। तो लंग कैंसर्स के लिए अगर आपको किसी के पास जाना है तो डॉक्टर रमाकांत देशपांडे के पास आना है। फिर हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय शर्मा, वो खाने की नली के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनके पास ऐसे पेपर्स हैं जहां पर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं जहां पर उनके रिजल्ट्स जापानीज, कोरियन सर्जन से भी अच्छे हैं। सो उनका सर्जरी का जो हाथ है वो बहुत अच्छा है। फिर डॉक्टर दीपक पारिक हैं जो हेड एंड नेक कैंसर्स करते हैं और लेजर सर्जरीज में काफ़ी उनका नाम है। डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी है, वो गायनी, यूरो, ऑन्को में रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। सो हमारी टीम के सारे ही डॉक्टर्स टाटा मेमोरियल में काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत थे और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और आज की डेट में यहाँ के पूरी इंडिया के लोगों को वो सेवाएं प्रदान। सर, रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछना चाहूंगी। आज थोड़ा सा डर है लोगों में या उतना नॉलेज नहीं है रोबोटिक सर्जरी के बारे में, तो कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सर्जरी कैसे होती है या इसके लिए डरना नहीं चाहिए या क्या है ये रोबोटिक सर्जरी? देखिए, अभी हमारे ये सेंटर पे रोबो नहीं है। पहले हमारे पास एक रोबो था जो एंड ऑफ लाइफ हो गया था, तो डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी और डॉक्टर देशपांडे ने डिसाइड किया, हमने उसको IIT मुंबई में फॉर रिसर्च पर्पसेस डोनेट कर दिया। उसके बाद आज हम एक और रोबो के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो जैसे ही आएगा तो हम उसको अपने OT में फिक्स करेंगे। रोबोटिक सर्जरीज एक प्रेसिशन की बात होती है, लेकिन द मैन बिहाइंड द रोबो इज स्टिल द मैन इन कंटेंशन। सो आप जितने भी रोबो लगा लीजिए, आप जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए अपने सेंटर में, लेकिन आपको अल्टीमेटली डॉक्टर जो पीछे बैठा हुआ है उसके ऊपर बैंक करना ही पड़ेगा। आई थिंक दर्शकों को बहुत सी जानकारी मिली होगी कि एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में कितने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं कि अगर आपको कोई भी रिलेटेड एक पर्टिकुलर ऑर्गन के रिलेटेड कुछ भी तकलीफ है तो आपको कैसे और किससे कंसल्ट करना है। सर, पहले आप HCD में काम कर रहे थे, तो अभी आप एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि वहाँ का यहाँ का अनुभव कैसा है और क्या अपनी अचीवमेंट या क्या बदलाव लाए आपने? देखिए, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है और इनके सारे सर्जन चोटी के सर्जन्स हैं जिनका वर्ल्ड में नाम है। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट की प्रणाली है उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सबसे पहले आगे आते हैं। बिकॉज आपने भी सुना होगा कि कैंसर को शरीर से निकाल के फेंक दो तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है और उसके बाद रेडिएशन देना पड़ता है या कीमो देना पड़ता है, तो वो एक प्रणाली है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जन्स जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं और इन्होंने जो अपना काम किया है, चाहे वो लंग कैंसर्स में हो, चाहे वो ईसोफेजियल कैंसर्स में हो, उन्होंने बहुत चोटी का काम किया। अब मरीज तो पूरी कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड में है कैंसर के, और मैं और डॉक्टर देशपांडे काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी घूमे हैं और हमने देखा है कि कैंसर में अभी भी बहुत स्कोप है हॉस्पिटल्स बनाने का। तो एक जो मेजर बात हमने देखी कि एक्सेसिबिलिटी फॉर अ पेशेंट टू चूज अ सेंटर इन हिज नेबरहुड इज द की। और अगर किसी पेशेंट को अगर बंबई तक आना पड़ता है आज उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कलकत्ता से, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैं जब यहाँ पर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हुआ आज 1.5 साल 2 साल पहले, तो मैंने एक चीज़ ये डिसाइड करी कि हमारे मल्टीपल सेंटर्स होंगे, हम पूरी इंडिया में प्रेजेंस करेंगे और उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हर जगह पे बनाएंगे। तो आज एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट सिर्फ बॉम्बे में मौजूद नहीं है, एक हमारा 100 बेड का अस्पताल इंदौर में है,
150 बेड का भुवनेश्वर में है, हमने कोलकाता में ज़मीन ले ली है, श्रीनगर का एक हॉस्पिटल एक्वायर कर लिया है, और हम बहुत सारी और जगह पे जा रहे हैं, जैसे पुणे हो गया, विरार हो गया, सूरत हो गया, ये सब हमारे रडार पे है। तो HCG में जब मैं काम करता था तो हमने छोटे से ग्रुप से एक बहुत बड़े सेंटर्स बनाए और 28 सेंटर्स बनाए, और उसके बाद आज वही सेम चीज़ मैं करना चाहता हूँ एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बदल गई है, तो मरीजों को बहुत फायदा होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछें, कि एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में हम किसी भी पेशेंट को पैसे के अभाव से ना नहीं बोलते हैं। हमारे सर्जन्स इतने अच्छे हैं, वो कुछ भी करके उनको ट्रीटमेंट देंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री कोष में जाना, CM रिलीफ फंड में जाना पड़े, चाहे हमें PM रिलीफ फंड में जाना पड़े, चाहे हम MJPJY जिसके लिए हमने अभी आयुष्मान भारत जिसे बोलते हैं उसको अप्लाई किया है। सो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कंबाला हिल हॉस्पिटल में एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट जो भी सेवाएं यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है वो मिलनी चाहिए उनको। बहुत बड़ी बात है सर, ये सब कुछ प्रोवाइड करना, एंड आई सल्यूट टू यू फॉर दिस सर। सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, यू आर द ग्रुप CEO ऑफ एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट कंबाला हिल हॉस्पिटल। CEO एक बहुत बड़ी पोजीशन है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो ये जिम्मेदारी जब आप संभालते हैं तो कितना प्रेशर रहता है, या कैसे आप इन सबको संभालते हैं, कुछ की सीक्रेट? देखिए, आप अकेले तो कुछ भी नहीं करते, आपकी पूरी टीम होती है, और जब आपके पास अच्छे डॉक्टर्स की बैकिंग होती है तो आपका 80% काम अपने आप होता है। आपको 20% चीज़ जो बचती है उसमें आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया ट्यूमर बोर्ड होता है, जिसमें मैंने आपके दर्शकों को बताया कि हम डिसाइड करते हैं कि स्टेजिंग कैसे करके कैंसर का ट्रीटमेंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे करना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हर पेशेंट का आउटकम बेस्ट होना चाहिए, ये हम सब लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, और उसी की तरफ हम कार्यरत रहते हैं। बाकी पेशेंट्स को दूसरे टच पॉइंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि नर्सिंग केयर, तो नर्स को काफ़ी ट्रेन करना पड़ता है उनको सांत्वना देने के लिए कि वो घबराए नहीं, उनकी फैमिली को सांत्वना देने के लिए कि वो घबराए नहीं, फिर उनके रिलेटिव्स को, जैसे यहाँ पर भोजन वगैरह होता है तो उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड मिले, वो लोग एट अ लो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट क्या होता है, कैंसर का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। अगर ये सारी एंसिलरी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव होंगी तो उनको बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो कम से कम इसमें खर्चे में ट्रीटमेंट करें। सर, आई थिंक आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि नवभारत से आपको बेस्ट हॉस्पिटल को बेस्ट कैंसर अवार्ड भी मिला है, क्योंकि आप सच में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सर, अभी मैं दर्शकों के तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि वो मुझे बोलेंगे कि उनके मन में जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं रिलेटेड टू कैंसर, कि क्योंकि ये कैंसर एक शब्द ही ऐसा वर्ड है कि जो सुनने के बाद ही पूरे डर जाते हैं, पूरी फैमिली, वो पेशेंट भी वहीं पे आधा हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि आज ना बहुत आता है, ये खाने से केमिकल जाता है, कैंसर होता है, ये खाने से होता है, तो कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए और एक क्या प्रिकॉशन वो ले सकते हैं? देखिए, अब इसके तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन अभी तक हमको ये मालूम है कि कैंसर के कारण बहुत सारे हैं, जैसे जेनेटिक एक बहुत बड़ा कारण है, फिर आपका एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है आज लंग कैंसर्स का, फूड अडल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं खाने में मिलावट, उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे पेट के कैंसर्स हो रहे हैं, खाने की नली के कैंसर्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और आपका लाइफस्टाइल, जैसे आप काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, और आप शराब में जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हानिकारक हैं। और हमको हम सारे ही पेशेंट्स को बोलते हैं कि एक सात्विक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें, जितना स्ट्रेस फ्री रहें उतना अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो कैंसर समाज में बढ़ता रहेगा और उसको ट्रीट करने के लिए मुश्किलात का सामना करते रहना पड़ेगा। तो मैं एक महिलाओं की तरफ से पूछूंगी कि हम लोगों को ना बहुत डर रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और द सर्वाइकल कैंसर अभी तो बहुत था कि एक डर बैठ गया था, अच्छा ये सिम्टम्स है तो हमें सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है, तो ये डर बैठ गया कि नहीं बहुत ज्यादा से ज्यादा सभी को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो वुमेन्स ने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, डरने की बात तो कैंसर में है ही नहीं, जैसे कि मैंने आपके दर्शकों को और आपको भी बताया कि डरने की जरूरत है ही नहीं। वुमन में 35 इयर्स के ऊपर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि एक छोटी सी जांच है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। वो पैप स्मीयर का टेस्ट अगर आप कराते रहते हैं
तो आपको मालूम रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर अभी आप वैक्सीन आ गई है, Yes. तो हमारे डॉक्टर्स को आप वो पेशेंट्स ऐसे जिनके मन में ऐसी कोई चिंता है वो आके मिल सकते हैं, डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी उनको गाइड कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि वो वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है। सिमिलरली अगर ब्रेस्ट कैंसर, तो आज ब्रेस्ट कैंसर को सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर कोच करते हैं कि हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। और उसके अलावा एक और पद्धति है जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं। Yes. तो जहाँ पर भी कभी लगता है कि गांठ है तो उसके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि मैमोग्राफी सोनोग्राफी करा के देख लें। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक ये मेन चीज है कि अगर कुछ भी आपको लग रहा है एक बार आके कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट करके हम पता कर सकते हैं या हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग खुद को क्यूरेबल कर सके। सर कुछ लास्ट क्वेश्चन लूंगी कि कुछ एक टिप्स हमारे व्यूअर्स को देंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स है, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो ये कैंसर के सिम्टम्स है, या कैसे आप केयर कर सकते हैं। एक तो सिम्टम्स है, आप सिम्टम्स की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने बॉडी को देखिए। उस बॉडी में अगर आपको कोई चेंजेस होते हैं और जो चेंजेस आपको हफ्ते 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं तो हिचकिचाइए मत, डॉक्टर के पास आइए और उनसे मिलिए और उनको बताइए, और दे आर दी बेस्ट जज टू डिसाइड फॉर यू कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सिम्टम्स को वॉच करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो डॉक्टर भी है वो भी सिम्टोमेटिक अप्रोच होती है उनकी, वो पहले आपके सिम्टम्स पूछते हैं और उससे फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को सबसे अच्छे से जानते हैं तो आप सबसे पहले अपने सिम्टम्स खुद समझेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाती है तो आप कैंसर को भी आज एक दूसरी बीमारी जैसे ही समझें, उससे डरे नहीं, अपनी फैमिली को भी डरने से बचाएं। और एक चीज़ है कि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा होता है क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से सर्जरी करनी है, फिर रेडिएशन करना है, कई बार कीमो भी करनी पड़ती है, तो इंश्योरेंस जरूर लें। तो वो मैं इंश्योरेंस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आपको कोई डर नहीं रहता बैक ऑफ द माइंड में कि मैं अब पूरी तरह से सिक्योर हूँ और मेरे पास एक इंश्योरेंस है। और बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली कैंसर के लिए होती हैं और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे कैंसर कवर देती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बिकॉज पूरी बातचीत में हमें बहुत सी अच्छी जानकारी मिली एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी इनका वर्क कैसे रहता है, कैसे कैंसर डिटेक्ट करते हैं या कैसे ये पूरा वर्क प्रोफाइल है। उसके साथ अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा बताया कि कौन से सिम्टम्स या डरने की जरूरत नहीं है, कंसल्टिंग इंपॉर्टेंट है। और जो इंश्योरेंस की बात आपने की वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर हम लोग स्टेबल रहते हैं तो वहीं पे पहले हमारा डर कम हो जाता है कि नहीं हमारे पास फाइनेंस है। सब इसके लिए मैं एक Yes. और चीज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आपने फाइनेंस की बात उठाई है, मैं काफी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली अब जो MJPJY की जो स्कीम है, महात्मा ज्योतिबा फूले और आयुष्मान भारत, वो दोनों कंबाइन हो गई हैं और दे आर अप्रोचिंग फॉर अ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। मतलब महाराष्ट्र में कोई भी कवर हो सकता है और पूरी फैमिली का कवर 5 लाख रुपए का है। तो ये सेवाएं किसी और स्टेट में अभी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को बताएं कि जाके अपने आप को MJPJY में एनरोल करें और अपनी पूरी फैमिली को 5 लाख रुपए के कवर में इंश्योर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई थिंक ये मुलाकात भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई है क्योंकि दर्शकों को बहुत सी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिली है। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी और मुलाकातों के साथ और ऐसी और भागों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई, कैमरामैन संकेत के साथ।